नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट एडुशाला में आप सबका स्वागत है। तो हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं घटना चक्र का टेस्ट सीरीज, टो टेस्ट सीरीज। तो ये आज 8वां टेस्ट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, उससे पहले मैथ है तो हम हमेशा की तरह मैथ को स्किप करके चल रहे हैं आगे। तो देखिए, सबसे आपको पहला जो इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है वो है, आपको उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो संथाल परगना भागलपुर को बोला जाता है, तो ये आपको पता होगा कि संथाल परगना भागलपुर है। भागलपुर के बगल में राजमहल की पहाड़ी है, जो आपको झारखंड में, अब बिहार झारखंड दोनों में पड़ जाता है। तो यहाँ का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संथाल भागलपुर और राजमहल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। गांधी जी में चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण दिया था आपको राजकुमार शुक्ल ने। तो ये राजकुमार शुक्ल हो गया। इनके बाद है 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो है आपको प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उसकी जीत होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, गांधी जी लोगों को पता था कि अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था गांधी जी को। तो ये मान्यता थी बिहार के चंपारण साइड के लोगों में। तो ये आपको हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे हम लोग चल के देख लेते हैं। 1866-67 के नील खेतिहरों में बिहार में हुए विद्रोह क्षेत्र की पहचान करें। तो ये आपको चंपारण और दरभंगा बहुत कम हुआ था, लेकिन फिर भी दरभंगा आता है। तो यहाँ पे चंपारण और दरभंगा हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देख लीजिए कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आपको गुप्तों को बोला जाता है स्वर्ण युग। तो ये आपको गुप्त शासक हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापना हुई थी। तो इसमें कौन था? तो ये आमिर अली की अध्यक्षता में। तो अमीर है, जो अमीर है वही लंदन जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आमिर अली। तो मुस्लिम लीग की जो लंदन शाखा स्थापित हुआ था उसकी अध्यक्षता आपको आमिर अली की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, आमिर अली हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था। तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था, किस आंदोलन में था? तो किस आंदोलन स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था? तो वो था आपको असहयोग आंदोलन। ये आपको असहयोग आंदोलन था 1931 में। ठीक है, तो 30-31, तो ये 1931 का हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ये आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का जो लक्ष्य था वो आपको असहयोग आंदोलन में था। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ आपको राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण है। तो राजा नंद तो घनानंद का है, तो ये आपको हो जाएगा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। क्योंकि ये घनानंद जो है, जो नंद, वो आपको वो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिप्राय है आपको खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाथी गुफा अभिलेख हो गया। ठीक है, कलिंग को जीत करके जो नंद है वहाँ से आपको एक मूर्ति लेके आए गए थे। तो वही मूर्ति बाद में फिर खारवेल शासक वापस लेके गया था नंद मौर्योत्तर काल में। तो यहाँ पे खारवेल गुफा में ये आपको है दिया हुआ हाथी गुफा अभिलेख में। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे आपका दिया हुआ है मानव समाज विलक्षण, क्योंकि वो मुक्त आश्रित होता है। तो किस चीज़ पर वो आश्रित होता है दोस्तों? तो वो आश्रित होता है आपको अर्थव्यवस्था पर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको बी हो जाए, अर्थव्यवस्था आपको यहाँ पर हो गया। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो ये आपको किया था जय सिंह सिद्धराज ने। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो आपको किसने किया? जय सिंह सिद्धराज ने किया था। आगे हम लोग देख लेते हैं। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी आपको मनसबदारी पर। ठीक है, तो मनसबदारी यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये आपको गुप्त काल की। तो गुप्त काल के बाद नगरों का पतन हुआ था, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ए, गुप्त काल। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। ये दिया हुआ है आपको कि निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध का दूसरा नाम कौन सा है? तो 24 को देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, तो बुद्ध का दूसरा नाम तथागत था। ठीक है, और तो तथागत बोला, तथागत बुद्ध भी बोला जाता है। तो तथागत इसमें दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं। फिर आगे हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो ये आपको गौतम राहुगण थे। ये अग्नि का पीछा करते हुए जब वो सदानीरा नदी के तट पर आए थे, तो सदानीरा का मतलब आपको वर्तमान में जो गंडक नदी है उसी का उल्लेख किया गया है। तो आपको यहाँ पर हो जाएगा गौतम राहुगण। फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने पुनर्विवाह वर्जित है? तो पुनर्विवाह वर्जित है आपको मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति यहाँ हम लोग देख लिए। आगे हम लोग चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो देखिए, आपको रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने जो स्वदेशी आंदोलन में वस्त्रों को जलाया तो उन्होंने उसको निष्ठुर बर्बादी कहा था। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ये गलत है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन
के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, तो ये गलत है, बाकी सारा सही है। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो देख लीजिए सही सुमेलित कौन सा है, तो देख लीजिए आपको यहाँ पे भगत सिंह का जो दिया हुआ है एन इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड, तो ये आपको सही है ए। सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल है और सचिन सन्याल का बंदी जीवन है, ठीक है। और मैं अनिश्चरवादी क्यों हूँ, तो इसका लेखक भी भगत सिंह है, ठीक है। तो आपको ये नीचे का तीनों गलत है और ऊपर का जो ए आपको भगत सिंह का जो है एन इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड, ये आपको सही है। इसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। तो भारतीय राजनीति में 1947 का सर्वाधिक योगदान आपको अरुणा आसफ अली का है। ये 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई थी 1950 में, और 1952 में दिल्ली के मेयर भी बनी थी। तो यहाँ पर अरुणा आसफ अली हो जाएगा आपको। फिर आगे चल के हम लोग देख लेते हैं ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किया था, तो ये आपको अजमेर में किया था, तो यहाँ हो जाएगा अजमेर। फिर आगे हम लोग चलते हैं सल्तनत काल में नाइब के पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। सल्तनत काल में नाइब के पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, जो 31 में आपको दिया हुआ, तो वो था आपको एतगिन। तो एतगिन यहाँ आपको एतगिन दिया हुआ, एतगिन जो है आपको नाइब के पद पर सल्तनत काल में नियुक्त प्रथम व्यक्ति जो नियुक्त हुआ था। फिर हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ दिया हुआ इल्तुतमिश की पत्नी के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो है आपको दिल्ली सल्तनत पर बैठा था आपको रुकनुद्दीन फिरोज शाह, कुछ ही दिनों के लिए बैठा था। हालांकि रजिया सुल्तान को जो है इल्तुतमिश ने खुद ही घोषणा किया था, रजिया सुल्तान जो है आपको दिल्ली उसका उत्तराधिकारी है, लेकिन बीच में आपको तुर्कों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बैठाया, लेकिन फिर रजिया ने इसको हटा के खुद शासन संभाल ली थी। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं सुल्तान पद की प्रतिष्ठा के लिए बलबन द्वारा कौन से तरीके अपनाए गए थे। तो आपको बलबन द्वारा आपको सजदा प्रथा, सिजदा प्रथा, ये आपको इसमें सुल्तान के पैरों में झुक के चरण स्पर्श करना पड़ता, यही सिजदा प्रथा आपको बलबन ने शुरू किया था। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग गृह त्याग के समय गौतम बुद्ध की आयु क्या थी। तो गृह त्याग ये 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो यहाँ 29 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं अष्टांग हृदय किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अष्टांग आपको आयुर्वेद से संबंधित है, आयुर्वेद में एक किताब लिखा हुआ है जिसका नाम अष्टांग हृदय है, तो ये आपको हो जाएगा ये आयुर्वेद। फिर इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसे वायु का अवतार माना जाता है। तो वायु का अवतार आपको मध्यावाचार्य को माना जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मध्यावाचार्य। वायु का अवतार किस, ये अद्वैतावाद के समर्थक थे मध्यावाचार्य, तो ये आपको वायु का अवतार अचानक जो है प्रवचन करते करते विलुप्त हो गए थे ऐसा मानना है, तो ये आपको मध्यावाचार्य हो जाएगा, ये आपको वायु का अवतार इनको माना जाता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर हुए थे। कावेरी आपको कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर घूमती है, तो यहाँ पर आपको कर्नाटक और तमिलनाडु से कावेरी नदी बहती है, तो चलिए ये हो गया आपको कर्नाटक और तमिलनाडु। फिर आगे है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार किस वित्तीय वर्ष में प्रकाशित किया गया था। इसको 2007 में किया गया था, तो वित्तीय वर्ष 2006-07 हो जाएगा, हालांकि किया गया था 2007 में, लेकिन वित्तीय वर्ष 2006-07 आता है। उस टाइम आपको सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्री सह बिहार के उप मुख्यमंत्री भी थे, तो ये आपको सुशील कुमार मोदी ने किया था। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा कथन अच्छी तरह से बताता है कि शिलांग में प्रति वर्ष 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्योंकि होता है, जबकि चेरापूंजी जो इससे लगभग 30 किलोमीटर दूर है वहाँ प्रति वर्ष 1250 सेंटीमीटर वर्षा होता है, तो ये आपको दिया हुआ है। सीधे ऑप्शन आंसर भी चलते हैं, तो ये आपको दिया हुआ देख लीजिए। चेरापूंजी जो है ना, देखिए चेरापूंजी खासी पहाड़ियों में हवा बहने की दिशा की ओर स्थित है और मानसून की बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करता है, जबकि शिलांग खासी पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है जो वर्षादन उत्पन्न करता है, तो ये होगा आपका आंसर। इसके बाद आगे जो है निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी पर स्थित है। तो पोटोमैक नदी पर स्थित कौन सा शहर है दोस्तों 40 में, तो देखिए आपको ये है मैड्रिड। तो मैड्रिड यहाँ पे मैड्रिड शहर जो आपको पोटोमैक नदी पर स्थित है, यहाँ पे हो जाएगा मैड्रिड। पोटोमैक नदी पर जो है के किनारे स्थित शहर आपको मैड्रिड है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान कौन सा है। तो समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र के निकट का सबसे केंद्र का कौन सा होता है। तो ये हम लोग 41 में देख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपको उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव आपको यहाँ हो जाएगा समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र के निकट सबसे निकट स्थान आपको उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं चेरापूंजी अवस्थित है, ये मिजोरम में है, ठीक है। मिजोरम ने दोस्तों मेघालय में है, सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय, तो चेरापूंजी मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया भी मेघालय पहाड़ी है, वही गारो खासी जयंतिया जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है, तो आपको 42 का हो जाएगा ये मेघालय। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार की नदी नहीं है। तो उत्तर बिहार की नदी आपको गंडक कोसी बागमती है, तो गंडक कोसी बागमती तीनों उत्तर बिहार की नदी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको
ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे उत्तरी कोयल, ये आपको दक्षिण बिहार में जो गया की तरफ से निकल के झारखंड में प्रवेश कर जाती है, छोटा नागपुर के पठारी से होते हुए। इस पर आपको कोयल डैम भी बनाया जा रहा है, जिसका नरेंद्र मोदी ने स्वयं उद्घाटन किया था। फिर हम लोग आगे चलते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो आर्थिक समीक्षा 2021 से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे देख लेते हैं। हमको बारी बारी सभी ऑप्शनों को तो देख लीजिए, 44 का हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन इसका गलत है कि सितंबर 2020 में कुल राष्ट्रीय जनसंख्या 68 नहीं था दोस्तों, ये 50 के आंकड़े में ही था। तो यहाँ आपको हो जाएगा ए, ये हो गया। इसके बाद आगे चल लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में शहरीकरण सर्वाधिक है। तो आपको सर्वाधिक शहरीकरण पटना जिले में है। फिर हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बिहार में उत्पादित किया जाता है। तो बिहार में उत्पादित किया जाता है, सो देख लीजिए कौन सा उत्पादित किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेनाइट होता है, फायर प्ले फेसवा। तो चलिए यहाँ पे ई हो जाएगा, एक से अधिक आंसर सही है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद दिया हुआ है बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो यहाँ पे आपको दक्षिण पश्चिम मानसून, बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। फिर हम लोग देख लेते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान पटना निम्नलिखित में से प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध आपको गैंडा प्रजनन के लिए। तो ये इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जहाँ पे आपको गैंडा प्रजनन के लिए ये प्रमुख है। और यहाँ पे लगभग 19 गैंडे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ आपको हो गया गैंडा प्रजनन के लिए जैविक उद्यान, पटना जैविक उद्यान जो आपको फेमस है, संजय गांधी जैविक उद्यान। इसके बाद अगला आपको दिया है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वनावरण है। तो सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है आपको जमुई है। तो यहाँ जमुई हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को चुनिए। तो देख लीजिए सबसे पहले आपको कौन कौन सा दिया हुआ है। तो आपको ये है 50। तो 50 में देख लेते हैं हम लोग। देखिए सिंपलसन मरुस्थल सही है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ ए हो जाएगा। सिंपलसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा। और काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है, ये भी सही हो जाएगा। सिचुरा मरुस्थल पेरू में है, ये भी सही हो जाएगा। और नेगोब इजराइल में है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 कंटिन्यू है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कंटिन्यू। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो गया आपका। फिर हम लोग यहाँ ए दिया हुआ है, तो चलिए इसको हो गया। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला का सही क्रम का। देखिए सबसे पहले जो दक्षिण की तरफ से आते हैं ट्रांस हिमालय से, तो उसके बाद आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो इसका सीधे हम लोग उल्टा करेंगे। तो सबसे पहले आपको हो जाएगा काराकोरम, लश्कर जी, पीर पंजाल। तो देख लीजिए, तो सबसे पीर पंजाल, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख। तो यहाँ आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीर पंजाल। 51 का हम लोग देख लेते हैं। 51 का है आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो यहाँ हो गया आपको बी हो जाता है। चलिए तो ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो ये आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये हो गया। फिर हम लोग देख लेते हैं, आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है आपको विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र। तो ये आपको उष्ण कटिबंधीय हो जाएगा। तो उष्ण कटिबंधीय यहाँ पे आपको हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा अमीरात कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त अमीरात 7 छोटे छोटे अमीरातों से बना हुआ, अमीरात मतलब राज्य, तो 7 छोटे छोटे राज्यों से बना हुआ एक देश है। तो सबसे बड़ा अमीरात कौन सा है। तो ये आपको सबसे बड़ा अमीरात जो है आपको आबू धाबी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आबू धाबी हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए और तो देख लीजिए कौन कौन सा कहाँ पर स्थित है। ये आपको आर्द्रभूमि, तो ये आपको यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 54 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 54 में आपको हो जाएगा देख लीजिए ए सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा टम्बाओ। तो टम्बाओ कहाँ पर है भाई। तो टम्बाओ है आपको सिक्किम में। फिर हम लोग देख लेते हैं कोडाडी आपको महाराष्ट्र में है। आगे देख लेते हैं अंशुपा। तो अंशुपा आपको है उड़ीसा में। तो चलिए यहाँ पे यार लप्पर, तो ये हो जाएगा मणिपुर में। तो जब हम इसको मिला लिया तो यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है, ये आपका ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका की समान निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को क्या कहा था। हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के समान की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो आपको कहा जाता है ड्रमलिन। तो ड्रमलिन यहाँ पर दिया हुआ है। निक्षेपणात्मक जो स्थलाकृति होती है उसको ड्रमलिन बोला जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है। तो कौन सी नहीं है पूछा है दोस्तों। तो देख लीजिए डोलाइन तो है, रंध्र भी है, और टेराडोस और जियोड, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ये आपको हो जाएगा जियोड। तो जियोड हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जियोड, ठीक है।
इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन, दरोगा के मेंस में। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं। तो ये आपको एल्कीन कहलाते हैं। तो एल्केन में 1 होता है, एल्कीन में 2 होता है, एल्काइन में 3 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, देखिए सूची 1 को दूसरे सम्मिलित करना है। तो त्वचा कैंसर हो जाएगा आपको परावैंगनिक किरण से, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से, और हो जाएगा ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, और वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो ए का हो गया आपको 2, तो देख लीजिए। फिर बी का हो जाएगा 3, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण होता है। तो वो आपको इंफ्रारेड होता है, ठीक है। तो मांसपेशियों के दर्द में जिस विकिरण का उपयोग, तो वो आपको इंफ्रारेड कहलाता है। फिर इसके बाद है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये म्यूटी होता है, ठीक है। तो म्यूटी आज म्यूटिलिज्म होता है। तो यहाँ पे म्यूटिलिज्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग क्या है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ठीक, तो आपको 62 में यहाँ पर दिया हुआ है ए, तो यहाँ पर सेकेंड है। तो यहाँ पे आपको हो गया ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम लोग आगे है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रोपिन का बहुलक है। तो यहाँ पर आइसोप्रोपिन हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस तापक्रम पर होता है। ये आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक तापक्रम होता है। घनत्व जो होता है सर्वाधिक घनत्व, वो आपको 4 डिग्री पर होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ये होगी आपको 720। तो यहाँ 720 किलो कैलोरी हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको बस रट लेना है, समझना नहीं है। तो चलिए यहाँ पे 65 का सी हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है आपको, देखिए ये वाला रोल है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है आपको दिया हुआ, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीना है। तो इस पदार्थ की 3/4 को क्षय होने में कितना टाइम लगेगा, 66। तो 66 का हम लोग देख लेते हैं, उसको लगेगा 8 महीने, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 महीने। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीना है, तो इस पदार्थ की 3/4 का क्षय होने में लगेगा समय लगेगा आपको 8 महीने। तो यहाँ 8 महीने हो गया आंसर। इसके बाद दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध को पचाने वाला एंजाइम आपको रेनिन है। तो यहाँ रेनिन हो जाएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के किस भाग का उपयोग किया था। तो ये आपको स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा यहाँ वर्तिकाग्र, यहाँ हो जाएगा स्टिग्मा। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं, विद्युत बल्ब में क्या होता है भाई। तो विद्युत बल्ब में आपको फिलामेंट होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। तो यहाँ आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित उसमें कौन दाब का एसआई मात्रक है। तो दाब का एसआई मात्रक कौन सा है, 71 में देख लीजिए। तो आपको दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। इसका दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार के गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा भाई। तो पहले तो आपको देख लीजिए, पहले एक गिरेगी, बाद में 2 गिरेगी। क्या पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरे, पहले एक गिरे, फिर पहले लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगी। तो यहाँ पे हवा में है, तो हवा में लकड़ी का बाद में गिरेगी, लोहा पहले गिरेगा। लेकिन अगर निर्वात में पूछा जाए या आदर्श परिस्थिति में पूछा जाए, तो वहाँ पे आपको दोनों एक ही साथ गिरेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बीपीएससी के आया भी है ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ निश्चेतक नहीं है। तो निश्चेतक क्लोरोफॉल है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और देखिए क्लोरोफॉर्म में निश्चेतक है, बेहोश करने में इसका नाइट्रस ऑक्साइड भी बेहोश करने में आता है, और डाईथर ईथर भी आता है। तो यहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ डी हो जाएगा। इसके बाद आगे है, वायु अंगार गैस का मुख्य घटक है। देख लीजिए दोस्तों 74 का, वायु अंगार गैस का मुख्य घटक कार्बन, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ये। इसके बाद फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे दिया हुआ सूची 1 को दूसरे सम्मिलित कीजिए। तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। तो देख लीजिए, यूरिया जो है आपको उर्वरकनाशी है। तो यहाँ यूरिया उर्वरकनाशी है, तो ऑप्शन मिला लीजिए पहले यूरिया। तो यहाँ दिया हुआ है सी का 1। तो सी का 1 किस में दिया हुआ है, यहाँ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो तना नहीं है किसका है भाई, तो अदरक का है। तो अदरक तना नहीं है। तो 76 में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे शकरकंद हो जाएगा, ठीक है। तो शकरकंद तना नहीं है, ठीक। तो यहाँ शकरकंद हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक हैं।
तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक का लेखक आपको रॉबर्ट हुक है, तो रॉबर्ट हुक हो गया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश की संरचना का उदाहरण नहीं है। तो देख लीजिए, आपको मुर्गी का अंडा एक कोश की संरचना का उदाहरण है, ब्लड व्हाइट ब्लड सेल भी एक कोशिका का उदाहरण है, श्वेत रक्तकण का तो नहीं है, तो अमीबा नहीं, सिंगल नहीं है, और पैरामीशियम भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई बन रहा है, एक से अधिक। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन असत्य है। तो असत्य कौन सा है, इन 79 में हम लोग असत्य खोजना है। तो देख लीजिए, पहले तो सही देख लेते हैं। तो क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे छोटा भाग होता है, ये आपको दोस्तों गलत है, ठीक है, ये सबसे बड़ा होता है। तो देखिए, विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उसके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है, तो ये आपको एकदम सही है। उसके बाद घास खाने पर जंतु क्षुद्रांत तक लंबा होता है, तो ये भी सही है। और बाघ का क्षुद्रांत छोटा होता है, ये भी सही है, क्योंकि ये मांस खाता है, तो आपको पहला गलत है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। तो 80 जो हो जाएगा आपको दोस्तों, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ए हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का, ठीक है। अस्थायी विकास देख लीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे आपको दिया हुआ है भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था भाई। तो देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 81 का है, 81 का दिया हुआ है आपको, औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साथ। तो यहाँ पे हो जाए औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साथ। फिर हम लोग देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में कौन इनसे संबंधित नहीं था। तो देख लीजिए, एस स्वामीनाथन का संबंध रहा है, उस टाइम आपको इंदिरा गांधी थी, तो 82 में आपको हो जाएगा ये सी सुब्रमण्यम भी थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इन तीनों का संबंध रहा है, जबकि रफ़ी अहमद किदवई इनका संबंध नहीं रहा है, तो यहाँ पर रफ़ी अहमद किदवई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है भाई। तो प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत कौन सा नहीं है भाई। तो देखिए, ग्रामीण बैंक है, इलाहाबाद बैंक है और स्टेट बैंक है, ये तीनों बैंक प्रत्यक्ष सोर्स है, जबकि नाबार्ड जो है वो आपको अनुदान प्रदान करती है, तो ठीक है, तो नाबार्ड यहाँ पर नहीं हो जाएगा, तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है आपको 84, निम्नलिखित में से कौन सा उपगाम जो अमर्त्य सेन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा उपगाम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, तो ये आपको संबंधित है, देख लीजिए 84 का आपका हो जाएगा सक्षमता उद्गम, तो यहाँ सक्षमता उपागम हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि ये 83 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष स्रोत है। ये तीनों है और ये नाबार्ड भी है, ठीक है, नाबार्ड ही प्रत्यक्ष स्रोत का है। तो चलिए, नाबार्ड जब प्रत्यक्ष स्रोत का है तो यहाँ पर ई होगा आंसर, वहाँ पे ए नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं आगे, देख लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब शुरू की गई थी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का, तो 24 फरवरी 2019 को, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, भारत में कृषि आय पर कर लगाया जा सकता है, तो राज्य सरकार द्वारा। कृषि आय पर किसके द्वारा कर लगाया जाता है दोस्तों, तो ये आपको लगाया जाता है राज्य सरकार द्वारा, तो ये आपको हो गया राज्य सरकार यहाँ पे। इसके बाद आगे आपको दिया, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड के पंतनगर में हुई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा पंतनगर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है, ये एक सार्वजनिक उपक्रम है, तो सार्वजनिक उपक्रम यहाँ पे हो गया। आगे हम लोग चल लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित होती है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा गोल्डन सेक हैंड स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। फिर हम लोग आगे चलते हैं, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की। आमदनी पर कर किसने सबसे पहले लगाया था, ये देखना है। तो आपको दिया हुआ है जेम्स विल्सन है, तो जेम्स विल्सन जो आमदनी पर सबसे पहले टैक्स लगाया था, तो यहाँ पे जेम्स विल्सन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया कि भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत किसने की थी, तो इनकम टैक्स, ठीक है, आमदनी पर जो टैक्स लगाया था सबसे पहले किसने लगाया था, तो आपको जेम्स विल्सन ने लगाया था। इसके बाद है सर्वाधिक दाता जो रक्त होता है वो कौन है, तो ये आपको ओ हो जाएगा, तो ब्लड, ये ओ ग्रुप हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ यहाँ। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो भारत निर्माण के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है 92 में, तो वो आपको ग्रामीण चिकित्सालय सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा ए। चलिए, इसके बाद फिर आगे है ट्राइसेम एक कार्यक्रम है किस चीज़ के लिए भाई, तो 93 का जो दिया हुआ है आपको, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, तो यहाँ ग्रामीण विकास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो यहाँ सी ऑप्शन नंबर ट्राइमेस जो एक कार्यक्रम है किस चीज़ का है, तो ये आपको ग्रामीण विकास है। इसके बाद आगे दिया हुआ है बिहार राज्य की सीमाएँ कितने, बिहार राज्य के कितने जिले की सीमा नेपाल से लगती है, तो 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है, तो यहाँ 7 हो जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है
निम्नलिखित में से विपणन संस्था कौन सी है? तो विपणन संस्था आपको कौन सी है देखिए तो सीडबी, सेल, नाबार्ड, सेबी। तो सबसे अलग इसमें सेल है, तो यहाँ आपको सेल यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये आपको अनुच्छेद 129 में दिया हुआ है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो ये आपको अनुच्छेद 129 में दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 129 यहाँ पर देख लीजिए, अनुच्छेद 129 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये लिखा हुआ है। आगे दिया हुआ है आपको निम्नलिखित में से कौन भारत में राज्य संघ राज्य संबंध में निम्नलिखित नहीं है? तो संघ राज्य सम्मिलित कौन सा नहीं है, कौन सा आयोग नहीं है? 4 आयोग का नाम दिया हुआ है। तो इन चारों आयोग में आपको इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है ये आपको केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य के स्टेट और सेंट्रल के रिलेशन का नहीं है। पूंछी आयोग केंद्र राज्य है, राजमन्नार भी केंद्र राज्य संबंध और सकारिया आयोग भी केंद्र राज्य संबंध, जबकि इंद्रजीत गुप्ता समिति दूसरा है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा जो है ये देख लीजिए बलर है, कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो देखिए अभी जो है कल जो आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति भी हुई है, तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो 98 में दिया हुआ है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इनमें से कोई नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है। इसके बाद है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है आपको प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित आपको जो अनुच्छेद है वो आपको है 19 का ए, तो 19 का 1 यहाँ पे हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दिया है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, क्या नहीं देता है भाई? तो इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति सही है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति सही है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर ये भी सही है, और आपातकाल भी वही लगाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको ये कोई इनमें से कोई नहीं बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भारत संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली से, तो यहाँ आ जाएगा आपको डी जो 1991 में आया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो कौन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से कौन सा आयोग संबंधित है? तो वो आपको समझता है 324। तो 324 यहाँ पे हो जाएगा, अनुच्छेद 324 हो जाएगा आपको चुनाव आयोग से, निर्वाचन चुनाव आयोग से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं हम लोग भारतीय संविधान के में मूल संवर्ग को कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई। तो नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित विके सुमेलित नहीं है भाई। तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता एकदम सही है भाई। समान नागरिक संहिता अभी लागू करने की बात भी चल रही है उत्तराखंड में, तो यहाँ ये आपका बिल्कुल सही है। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 में क्या दिया हुआ है कि देख लीजिए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, तो ये भी सही है। उसके बाद 43A है, 43 उद्योग प्रबंधन और कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान, ये भी सही है। और अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये भी सही है। तो चारों सही है। तो फिर आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत बिहार महाधिवक्ता की नियुक्ति है? तो संविधान किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो आपको अनुच्छेद 165 के अंतर्गत होती है। अनुच्छेद 165 यहाँ पर दिया हुआ है, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? नहीं है। तो इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है दोस्तों। तो 106 में कौन सा गलत खोजना है, तो देख लेते हैं। अनुच्छेद 78 जो है 17 जो छुआछूत से है। अनुच्छेद राष्ट्रपति की जन, ये भी सही है। अनुच्छेद 148 महालेखा नियंत्रक परीक्षा, ये भी सही। अनुच्छेद प्राण और दायित्व, ये भी सही। जब चारों सही है तो यहाँ पर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं बन रहा है। इसके बाद फिर आगे हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं? तो राज्य सूची का विषय है आपको कृषि है और पुलिस है। तो चलिए, जब लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता समवर्ती में आती है और डाकघर जो है केंद्र, तो यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत देश भर में निम्नलिखित में किस तिथि? फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? 108 में। तो ये आपको हुई थी 13 अगस्त 2021 को। तो 13 अगस्त 2021 यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगस्त 2021 में किस भारतीय राज्य संघ क्षेत्र में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया गया था? तो ये आपको किया गया था असम में। तो असम यहाँ पे है दिया हुआ था। मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 जो पारित वो आपको असम में, तो असम हो जाएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं मुख्यमंत्री कोविड-19 पीड़ित आजीविका सहायता योजना के विषय में संबंधित है। तो 110 में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन आपको, ऑपरेशन पेंजिया अभियान किससे संबंधित? ऑपरेशन पेंजिया आपको दवाओं के डुप्लीकेट जो यूज होता है उससे, तो नकली दवाओं के अभियान से। ये इंटरपोल के द्वारा चलाया गया था। इंटरपोल एक वैश्विक पुलिस संस्था है जिसको इंटरनेशनल पुलिस भी बोला जाता है, यही इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल। तो नकली और अवैध दवाओं के अभियान से आपको पेंजिया संबंधित है, पेंजिया, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देख लेते हैं, प्राणवायु देवता पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से है? ये आपको हरियाणा राज्य से है। 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को 2500 रुपया वहाँ पर दिया जाता है, तो ये प्राणवायु देवता से संबंधित हो जाएगा, ठीक, जो आपको मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में लागू किया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 के लक्ष्य के कथनों पर विचार कीजिए। चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 के लक्ष्य के कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे ये आपको लाया था आपको दिल्ली सरकार ने। तो यहाँ पे आपको चारों पॉइंट इसका सही है, तो यहाँ पे 113 का ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर बन रहा है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सही है। लिक्विड ऑक्सीजन निर्माण में सुविधाओं में 100 मीट्रिक टन की क्षमता को बढ़ाना, ये दिल्ली कैबिनेट ने लाया था, केजरीवाल ने। इसके बाद नॉन कैप्टिव ऑक्सीजन जनरेटर प्लांटों की क्षमता 100 मीट्रिक टन बढ़ाना, ये भी सही है। फिर क्रायोजेनिक टैंकरों की क्षमता 500 मीट्रिक टन, ये भी सही है। इसके बाद आगे तो इनमें से ये आपको हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी सही है। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में लूसी मिशन का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? तो लूसी जो है आपको नासा से, ये लूसी मिशन से क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन किया जाएगा, तो ये आपको नासा से संबंधित है। फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं, आगे दिया हुआ है T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने पहले भारतीय खिलाड़ी बने आपको विराट कोहली, रन मशीन जिसको बोला जाता है। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है? ये मिला है आपको राजस्थान के सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है। फिर हम लोग देख लेते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे आसान देश कौन सा है? तो 2021 के वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार जो अफगानिस्तान जो विश्व का सबसे आसान देश है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सेज वेब पोर्टल का प्रारंभ किससे किया गया है? तो सीनियर एज हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये आपको बुजुर्गों के लिए, तो बुजुर्गों का हो जाएगा, यहाँ पे बुजुर्गों के लिए हो जाएगा, सेज का संबंध बुजुर्गों से है। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, विश्व शिक्षा के क्षेत्र में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, तो ये आपको शिक्षा के क्षेत्र में है, तो शिक्षा के क्षेत्र में किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपको क्या आता है? शिक्षा मंत्रालय, तो शिक्षा मंत्रालय यहाँ पे हो जाएगा आपको। फिर आगे इसके आगे दिया हुआ है, ये देख लीजिए, इसके आगे दिया आपको, भारत एवं किस देश की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास कोंकण 2021 का आयोजन? तो कोंकण 2021 आपको ब्रिटेन के साथ हुआ था, तो यहाँ आपको ब्रिटेन हो जाएगा। इसके बाद आगे है, आवधिक संबल सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी किया जाता है? नहीं, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, गोल परियोजना का संबंध जो है किस वर्ग से संबंधित? गोल परियोजना किस वर्ग से संबंधित है? तो गोल परियोजना आपको संबंधित है अनुसूचित जनजाति से। तो अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर आपको गोल परियोजना किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको 2021 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था? ये आपको मेघा राजगोपालन को दिया गया था। इन्होंने सिंजिंग मुसलमानों के ऊपर गोपनीय जो आपको डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिससे अब व्यापक पैमाने पर चीन पे जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है सिंजियांग में, तो इसके लिए आपको मेघा राजगोपालन को जो है वो दिया गया था ये पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ 2021 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले उपन्यासकार डेविड डियोप का संबंध किस देश के निवासी हैं? तो इनका संबंध आपको फ्रांस है, ये फ्रांस के निवासी हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ है, हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 किससे संबंधित है? 155260 आपको संबंधित है वित्तीय साइबर धोखाधड़ी से, तो वित्तीय साइबर धोखाधड़ी यहाँ आपका हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण 2021 का क्या थीम है भाई? तो ये आपको विश्व पर्यावरण 2021 का थीम है आपको पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली करना। तो यहाँ ऑप्शन यहाँ है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली करना, ये विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम है। फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2021 का थीम क्या है भाई? तो योगा फॉर वेलनेस, ये योगा फॉर वेलनेस यहाँ पे आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ आपको दिया हुआ है, देखिए जून 2021 में भारतीय नौसेना और यूरोपीय नौसेना के मध्य प्रथम युद्धाभ्यास कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये आपको जून 2021 में भारतीय नौसेना, देखिए जून 2021 में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ के नौसैनिक बल के मध्य प्रथम युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो 128 में ये आपको आयोजित किया गया है अदन की खाड़ी में। तो अदन की खाड़ी यहाँ आपका ऑप्शन बन रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने युक्तिधारा पोर्टल लॉन्च किया? तो युक्तिधारा पोर्टल आपको गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया, तो ये आपको पंचायती राज मंत्री हैं।
ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री अब गिरिराज सिंह के पास है और ये बिहार से बिलोंग करते हैं, बेगूसराय से। फिर आपको आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वांचुआ त्यौहार मनाया जाता है? तो वांचुआ त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये हमको देखना है। तो वांचुआ त्यौहार आपको मनाया जाता है असम में, तो यहाँ आपका असम आंसर बन रहा है, ये असम होगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं PM दक्ष पोर्टल, ये मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो ये आपको कौशल विकास योजना से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो 131 का आपको हो जाएगा कौशल विकास योजना, यहाँ आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आगे जो दिया हुआ है, वित्तीय समावेशन सूचकांक को कौन जारी करता है? वित्तीय समावेशन सूचकांक को जारी करता है 132 का, ये आपको रिजर्व बैंक जारी करता है, RBI जारी करता है, तो यहाँ आपको ये हो जाएगा आंसर RBI। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के अंतर्गत कब तक प्लास्टिक बैग की मोटाई जो है आपको 75 माइक्रोन तक किया जाएगा? तो ये 133 का जो है ये आपको किया जाएगा सितंबर 2021 तक, तो यहाँ आपको ये हो गया आंसर। नेक्स्ट हम लोग निम्नलिखित में किस राज्य में पेंसुलिंगा हिमनद अवस्थित है? पेंसुलिंगा हिमनद कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपको लद्दाख में, तो लद्दाख यहाँ आपका ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो गया लद्दाख। पेंसीलुंगपा जो हिमनद अवस्थित है वो आपको लद्दाख में अवस्थित है। फिर हम लोग आगे दिया हुआ निम्नलिखित में से टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक जीतने में भाला फेंक खिलाड़ी नहीं है? देखिए सुमित अंतिल है और देवेंद्र झाझड़िया है। ठीक है, तो 135 जो है आपको निषाद तो भवानी नहीं, ठीक है, सुमित अंतिल तो है और देवेंद्र झाझड़िया है, और भवानी पटेल तलवार और निषाद कुमार ये आपको पैरा बैडमिंटन से है, तो ये 2 हो जाएगा। देवेंद्र सुमित अंतिल जो है वो आपको पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड जीते हैं और देवेंद्र झाझड़िया रजत पदक जीते हैं। तो जब 2 आंसर हो गया तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या एक से अधिक हो जाएगा। और हाल ही में चर्चा में रहा मवेशी द्वीप किस राज्य समेत? तो मवेशी द्वीप आपको समय तो वो आपको उड़ीसा से है, तो हीराकुंड बांध जो आपको महानदी पर स्थित है, उस बांध के अंदर पहले एक गांव था, वो अभी एक द्वीप का रूप ले चुका है, तो वो आपको उसी का नाम मवेशी द्वीप है। वहाँ पर उसको पर्यटन के रूप से अब डेवलप करने की सरकार योजना बना रही है, तो मवेशी द्वीप उड़ीसा राज्य से समेत है, हीराकुंड बांध से संबंधित है। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान था? ठीक है, तो बड़े राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान था? तो वो आपको 20वां स्थान था, तो 20वां स्थान यहाँ आपका आंसर बन रहा है। इसके बाद आगे है पट्टामी सीतारामैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, तो ये आपको चुने गए थे त्रिपुरी अधिवेशन में, जिसको त्रिपुरी संकट भी बोला जाता है। तो फिर आपको महात्मा गांधी से अनबन होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है 1938 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया, और ठीक उसी के बाद आपको सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं पाकिस्तान के निर्माण से संबंधित द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आपको द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो ये आपको किया था मोहम्मद इकबाल ने, तो यहाँ आपको मोहम्मद इकबाल दिया हुआ है, तो ये आपको पाकिस्तान द्विराष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले आपको शायर मोहम्मद इकबाल ने किया है। इसके बाद आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस आंदोलन की असफलता के बाद किस स्वराज पार्टी का? तो स्वराज पार्टी आपको असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, 1921 में इसको ख़त्म कर दिया चौरा चोरी कांड के बाद, तो ये आपको इसके असफलता के बाद जो है आपको किया गया स्वराज पार्टी का गठन। महात्मा गांधी उस टाइम जेल में थे। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति, बक्सर के युद्ध में एक डायरेक्ट युद्ध था, छद्म युद्ध नहीं था, तो बक्सर युद्ध में अंग्रेज का सेनापति हेक्टर मुनरो था, तो यहाँ हेक्टर मुनरो हो जाएगा। मशीन गन आ गया था उस टाइम, तो मुगलों के पास तलवार था और वो लोग मशीन गन से लड़ रहा था, तो हेक्टर मुनरो आपको अंग्रेजों का सेनापति था। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित था? तो 142 में, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, फिरोज शाह, बदरुद्दीन तैयबी या बाला, इनमें से कोई नहीं है, तो फिर यहाँ ये हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना आपको राजा राम मोहन राय ने किया है, तो ये आपको हो जाएगा राजा राम मोहन राय। फिर हम लोग देख लेते हैं कौन सा कथन सही है? तो गांधी जी नवजीवन हो जाएगा, एनिवेशन न्यू इंडिया हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए गांधी जी एकदम सही है। चित्तरंजन दास को सोम प्रकाश, ये आपको गलत है। आपको इस इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस ये आपको बाल गंगाधर तिलक का है, तो ये भी आपको गलत है। ठीक है, एनी बेसेंट आपको ये एकदम सही है। तो 1 और 4 सही है। तो देखते हैं 1 और 4 किस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 और 4 जो दिया हुआ है, ये 1 और 4 तो यहाँ ए में दिया हुआ है, चलिए यहाँ ये सही हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ कि देख लीजिए निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको हुआ था देख लीजिए कराची अधिवेशन भगत सिंह के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो सबसे पहले हुआ था गांधी इरविन
समझौता। तो गांधी इरविन समझौते हुआ था, उसके बाद फिर भगत सिंह को फांसी हुई थी। ठीक है, भगत सिंह को फांसी हुई थी। फिर उसके बाद आपको कराची अधिवेशन हुआ था, तो नहीं, उसके बाद फिर आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज गांधी इरविन समझौते के बाद गए थे, और फिर आपको कराची अधिवेशन आपको दिसंबर में हुआ था। देख लीजिए, 1, उसके बाद फिर 3, फिर 4, तो 1, 3, 4, तो यहाँ आपको 1, 3, 4, 2, यहाँ आपको ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ही साल की घटना है, लेकिन सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था और उसके बाद भगत सिंह को फांसी दिया गया था 23 मार्च को, तो ये आपको बी हो जाएगा। उसके बाद फिर गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी गए थे, और जब दिसंबर में कांग्रेस का जितना भी सम्मेलन हुआ है अधिवेशन, वो आपको दिसंबर महीने में, तो सबसे लास्ट दिसंबर महीने कराची अधिवेशन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया है। तो यहाँ आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 3, 4, 2। फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं, गांधी जी ने किस वर्ष कांग्रेस के सक्रिय राजनीति से अलग होकर रचनात्मक कार्यों की ओर अपना झुकाव किया। तो रचनात्मक कार्यों के लिए गांधी जी किस वर्ष अपना झुकाव किया, तो उन्होंने किया था आपको 1934 में। तो यहाँ 1934 हो गया, तो यहाँ देखिए 19 रचनात्मक कार्यों का किया था। फिर हम लोग आगे चलते हैं, प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। तो प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आपको आयोजित किया गया था 1927 में। तो यहाँ 1927 हो जाएगा, प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में आयोजित किया, तो यहाँ 1927 हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम कर से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हुआ था महात्मा दांडी मार्च, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता और सांप्रदायिक निर्णय। तो 148 का जो है दोस्तों वो आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हुआ था आपको गांधी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च हुआ था। उसके बाद फिर आपको हुआ था गांधी इरविन समझौता, सबने अवज्ञा आंदोलन का गांधी इरविन समझौता। उसके बाद फिर आपको हुआ था कि सांप्रदायिक निर्णय लिया गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और सबसे लास्ट में आपको पूना समझौता आपको अम्बेडकर साहब के 7वां दिसंबर मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर किया था। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ये ए बन रहा है, 1, 3, 4, 2। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, किस गवर्नर जनरल ने 1857 की क्रांति के बारे में टिप्पणी किया कि अगर उसमें से एक भी योग्य नेता निकला तो हम सदा के लिए हार जाएंगे। तो ये आपको क्या था, जॉन लॉरेंस ने, ये 1857 क्रांति पे ये जॉन लॉरेंस ने दिया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ आपको ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, कूट का प्रयोग करते हुए सही सुमिलित कीजिए। तो देख लीजिए, लखनऊ समझौता। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 1919, तो भारत शासन अधिनियम 1919 का जेम्स फोर्ड था। तो डी का आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 150 का जो है दोस्तों ये आपको डी का हो गया। तो चलिए, डी का हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, उसके बाद हो गया आपको देख लीजिए लखनऊ समझौता, सी का। तो लखनऊ समझौता आपको हार्डिंग द्वितीय के समय, तो हार्डिंग द्वितीय के समय आपको लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, हार्डिंग था। ठीक, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, भारत शासन अधिनियम आया था, तो भारत शासन 1935 आया था वेलिंगटन के समय। यहाँ वेलिंगटन हो जाएगा। 1909 में जब सांप्रदायिकता के जनक जो है आपको लॉर्ड मिंटो है, इन्होंने बीज बोया था हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का, तो लॉर्ड मिंटो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया। तो ये आपको हम लोगों ने बारी बारी से देख लिया। तो चलिए, इसी के साथ हम आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टेस्ट सीरीज में। और एक ही साथ आपको बता दूं दोस्तों कि एक पेपर कट आपको एपिसोड लाए हैं, उसमें आपको प्रत्येक दिन का जो हिंदुस्तान जागरण और द हिंदू तीनों का पेपर का जो कटिंग होता है, जो एग्जाम के व्यू से जो इंपॉर्टेंट होता है, उसको जो है दिया जाता है। तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए, उसका फ़ायदा होगा और आपको समय बचेगा, क्योंकि पेपर पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी, तो वो समय आपको बचेगा। तो चलिए, इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।